चलिए, टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन। ठीक है, वेव नेचर को समझने के लिए, लाइट के वेव नेचर को समझने के लिए तीन प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस का एक लाइन में मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। क्या है मतलब है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। याद रहेगा। डिफ्रैक्शन का एक लाइन में मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। सिंपल वर्ड में क्या मतलब है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बस। और पोलराइजेशन का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नहीं, पोलराइजेशन का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या वेरिएशन ऑफ कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट या ट्रांसवर्स कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? ट्रांसवर्स। अब तुमने बोल दिया तो मेरे वर्ड्स निकल गए, वैसे मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं एक बार और ठीक कर देता हूँ। पोलराइजेशन का मतलब है किसी वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का रोटेशन या वेरिएशन या कुछ भी चेंज। समझ गए? फिर से, जैसे हम लोग मैकेनिकल वेव में कैसे पढ़ते हैं बच्चों, एक पार्टिकल को एक मीडियम में अगर तुमने वेव दिया या किसी वायर में तुमने वेव दिया, मैकेनिकल वेव, तो जो मीडियम का पार्टिकल उसका एक डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है ना, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। और ये तो केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है, रस्सी है मान लो तो, है कि नहीं? क्या चारों तरफ हो सकता है? नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में चारों तरफ रहता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चारों तरफ रहता है। पता नहीं क्या बोले, फिर से सुनो। ये रस्सी है, मैकेनिकल वेव हम इसको दे रहे हैं, तो तुम्हारा सोर्स उसको एक तरफ ऑसिलेट कराएगा, तो पार्टिकल, जो मीडियम के पार्टिकल, उनका मोशन किधर की तरफ होगा? केवल एक प्लेन में होगा। किसमें? एक प्लेन। खत्म। एक ही प्लेन में होगा ना, किधर उधर भी मोशन करेगा, एक ही प्लेन में मोशन करेगा ना, एक ही प्लेन में। बोलो बच्चों, क्या इधर इधर भी करेगा? क्या नहीं, एक ही प्लेन में मोशन करेगा ना। बोलो। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की बजाय हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखते हैं। क्या देखते हैं? और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पहले वेव में केवल एक तरफ नहीं होता, हर तरफ रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, चारों तरफ। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के चारों तरफ ऐसे रहता है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे चारों तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इसके चारों तरफ ऐसे रहेगा। सही है? कैसे? क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। ठीक, जैसे मान लो ये एटम है, मान लो ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगा के एक्सीलरेट होके एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस आ रहा है। तो ये कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन है? पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अरे न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसा है कि नहीं? अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस आ रहा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव हो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज मिलके ऐसा कुछ बना रहे हैं बच्चों, और इसको हम कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। और ये डाइपोल थोड़े टाइम के साथ क्या हो रहा है? दूर जा रहा है ना, और फिर इसके बाद पास आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों, दूर जा रहा है और पास आ रहा है। तो तुम कहोगे कि एक डाइपोल की लेंथ वेरी कर रही है। क्या वेरी कर रही है? लेंथ। तो क्या केमिस्ट्री में कोई डाइपोल के बारे में पढ़ा है? थोड़ा पढ़ा? नहीं, चलो ठीक है, अभी के लिए तुम याद रखो, क्योंकि ये भी नहीं पढ़ा है तो बहुत ज्यादा नहीं समझेगा, थोड़ा बता देता हूँ। तो इसके कारण किसी एक जगह पे, ये तो टाइम के साथ वेरिएशन दिखा रहा ना, तो टाइम एक ही, मतलब एक ही जगह पे है, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऐसे जा रहा है ना। इफेक्टिवली दोनों को ऊपर नीचे जाते हुए मान सकते हैं, ऐसे ऑसिलेट करते हुए, सही ना? तो इसके कारण किसी जगह पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं किसी जगह पे, तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी देर बाद जब ये दूर दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, थोड़ा और दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, थोड़ा और दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? जब वापस आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आएगा, आएगा ना?
यानी जैसे से ये दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती जाएगी, मैक्सिमम हो गई जब मैक्सिमम दूरी पे गए, और वापस आएगा तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आएगी कि नहीं? बोलो बच्चों। तो ये क्या तुम्हें लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है? क्या ये क्लियर समझ में आता है? बोलो बच्चों। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन के एक साइड से में जाके वापस आने से एक डाइपोल वेरिएबल लेंथ का बनता हुआ दिख रहा है, जिससे के कारण किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मिल रही है। कैसे मिल रही है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? डिस्टर्बेंस ही तो है। जैसे डिस्टर्बेंस था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस है तो वो भी तो प्रोपगेट कर रही है ना। यानी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट कर रही है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? सुनाई दिया? अब ये एक एटम की बात हो रही है। क्या तुम्हें लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की चारों तरफ बात हो रही है, न्यूक्लियस चारों तरफ? अब क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई और इलेक्ट्रॉन हो सकता है अंदर की तरफ उधर की तरफ ऑसिलेट हो? अरे ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, कोई इधर नहीं हो सकता? इधर हो सकता है कि नहीं? और दूसरे एटम में कहीं और हो सकता है कि नहीं? तो क्या लगता है इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि भैया ऊपर ही जाना फिर नीचे आना, नहीं तो और कहीं जाओगे तो टांग तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ है क्या? वो तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन किधर भी, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो भी किधर भी हो सकता है ना? अरे बोलो। एक मटेरियल, मान लो फिलामेंट चल रहा है, बल्ब का फिलामेंट, तो फिलामेंट के जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है। और सभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइटेड में जाते हैं और वापस आते हैं, सभी नहीं, मतलब आते जाते रहते हैं, है ना? तो उससे जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, क्या लगता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी कि हर तरफ होगी? और जब नंबर इतना लार्ज हो तो हम कह सकते हैं कि चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, क्योंकि जब नंबर बहुत लार्ज होता है तो हम एक यूनिफॉर्मिटी मान लेते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं। मेरी बात समझ में? तो इस तरह से एक एक्साइटेड स्टेट में जाके आने से, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड में जाके आने से किसी फिलामेंट से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन होगा, मूवमेंट होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आएगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर होगा? चारों तरफ होगा। किधर किधर होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चारों तरफ होगा कि नहीं चारों तरफ? ऐसे लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन होता है अनपोलराइज्ड लाइट? समझ में आ गया? अरे बोलो, है ना? मतलब समझ गए? फिर से, लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चारों तरफ क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो यूनिफॉर्मली, तो ऐसे लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं इसको? और इसमें कोई भी चेंज, एनी चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इन लाइट, एनी चेंज in distribution of electric field in light will cause polarization of light. Will cause polarization of light. It will be called polarization. याद रहेगा? कोई चेंज कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम उसको कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे? पोलराइज्ड। अब उसमें पक्का समझ में आ गई? पोलराइजेशन क्या होता है समझ में आ गया? अनपोलराइज्ड लाइट समझ में आता है? कोई दिक्कत? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, सब लिखा हुआ है ना, मैं भेज दूंगा वो जो नोट्स है ना, और नहीं तो और इंप्रूव करके भेज दूंगा, शाम को लिख के तब भेज दूंगा, सही ना? पूरा लिखा रहेगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बस बढ़िया से इमेजिन करो, लेकिन याद भी करो, बाकी मैं लिख के भेज दूंगा, सब अच्छा, ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं सामने से देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चारों तरफ ऐसे दिख रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों, ऐसा दिख रहा है? चारों तरफ यूनिफॉर्मली। ये कौन है? अनपोलराइज्ड लाइट। किधर आ रही है? ऐसे, तो ऐसे आ रही है ना। ये कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कौन है ये? और ये क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सबको वर्ड समझ में आ रहे हैं? ओके। इसमें कुछ भी चेंज कर देना, यानी समझ गए ना? ये इसमें कुछ भी चेंज कर देना, एक तरफ कम कर देना, एक तरफ ज्यादा कर देना, घुमा देना, एक तरफ सबको इकट्ठा करके इधर कर देना, बाकी सबको कम कर देना, कुछ भी चेंज करना पोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया तुमको कि पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को बदलना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को बदलना। पक्का बच्चों? सही है?
ओके आगे 100% ना। अब सुनना, अगर मैं केवल चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ हो जाए, केवल एक तरफ हो जाए, केवल एक तरफ, तो मैं सभी के इस कंपोनेंट को खा जाऊं, सभी के इस कंपोनेंट को क्या कर जाऊं, खा जाऊं, और इस कंपोनेंट को रहने दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट को क्या करूं, खा जाऊं, और इस कंपोनेंट को रहने दूं। सभी के इधर भी सभी के, ये कंपोनेंट खत्म 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 खत्म, चलो आओ, और ये वाला बच जाए, ये वाला केवल बच जाए, केवल एक तरफ, यानी केवल एक तरफ, बाकी सब खत्म हो जाए। ऐसी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट। कुल मिला के 3 चीज बताओ। व्हाट इज, बोलो, व्हाट इज पोलराइजेशन, दूसरा अनपोलराइज, और तीसरा प्लेन पोलराइज। ठीक है, ओके, चलो ओके। अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट, एनी चेंज, प्लेन पोलराइज लाइट, सब खा जाओ, एक छोड़ दो, तो प्लेन पोलराइज, क्योंकि प्लेन में आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो, लेकिन वो सब अपने कोर्स में नहीं, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ज्यादा हो, एक तरफ कम हो, इलेक्ट्रिकल पोलराइज। सही है? ये सबको क्लियर हो गया यहां तक? अब सुनना, तो क्या लगता है ये क्या प्रूव करता है? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। क्या प्रूव करता है? अगर इसका वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे ना होके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ना होके, along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो, तो क्या ऐसा कुछ होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन में कुछ चेंज कर पाएंगे हम लोग? नहीं भाई, ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी ना, और इसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहे हैं? चेंज। तो क्या प्रूव कर रहा है? इसमें चेंज कर पा रहे हैं, तो ये नेचर होगा तभी चेंज कर पाओगे। और ये अगर ऐसे मूवमेंट होगा तो कंप्रेशन रिफ्लेक्शन वाला साउंड वेव की तरह, तो क्या उसमें चेंज कर पाओगे? नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन उधर ही है, तो कैसे खत्म करोगे तुम? नहीं कर सकते। तो आगे और समझेंगे इस चीज को, लेकिन पहले यहाँ पे याद कर लो, काम खत्म करो। इसका मतलब पोलराइजेशन क्या प्रूव करता है बच्चों? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, लाइट वेव है ना। लाइट वेव का क्या नेचर? प्रूव करता है। इतना क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया पोलराइजेशन, अनपोलराइजेशन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कौन है ये? और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरफ वेरिएशन, लेकिन हमें तो दोनों तरफ चाहिए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करें तो इधर और इधर आएगा कि नहीं? सभी को रिजॉल्व करें तो दोनों तरफ आएगा कि नहीं? यानी अल्टीमेटली हर तरफ के डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बांट सकते हैं ना। और जब बांट सकते हैं तो हम कहेंगे कि देखो तो जरा, ये क्या ऐसा रिप्रेजेंट करना पोलराइज लाइट कहलाता है कि अनपोलराइज लाइट? अनपोलराइज लाइट। क्यों? दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ऐसा अगर रिप्रेजेंटेशन है कि कौन सी लाइट है? अनपोलराइज लाइट। इसका मतलब जितना एक्स है उतना ही वाई है, और जितना एक्स है उतना ही वाई है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। याद आएगा? इसका एक और तरीका है, ये रिप्रेजेंटेशन देखो तो, दिख रहा है क्या हो रहा है? ये और ये डॉट क्या दिखा रहा है? अंदर। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन के परपेंडिकुलर भी है और इधर भी है। तो कौन सी लाइट है ये? अनपोलराइज्ड लाइट। पहचानो, अगर डॉट है तो अनपोलराइज्ड, और डॉट हटा दे तो हाँ, क्योंकि डॉट हट गया तो केवल एक बच गया, तो पोलराइज्ड है। याद आएगा?
ये अनपोलराइज्ड लाइट का क्या रिप्रेजेंटेशन है। ये भी, और ये कौन है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन, केवल ऐसा, डॉट नहीं रहेगा, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? छोटी छोटी बातें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन, अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन, समझ गए बच्चों? हो गया। अब देखो, मैं बॉल कैच करता हूं, लेट, मेरा काम है बॉल कैच करना। कोई बॉल इधर से आ रही, कोई इधर से आ रही, कोई इधर से आ रही, कोई चार तरफ से आ रही, सही है? तो मैं उस बॉल को कैच करके इधर फेंक देता हूं, उस बॉल को कैच करके भी इधर फेंक देता हूं, उस बॉल को कैच करके भी इधर फेंक देता हूं। इसका मतलब हर तरफ के आने वाली बॉल को एक डायरेक्शन में कर देता हूं। समझ दिया? अब मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं, क्या हूं? चार्ज पार्टिकल। अब मुझे बांध दिया गया है केवल एक डायरेक्शन मूव करने के लिए, बाकी तरफ नहीं मूव कर सकता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सामने आ रही है ऐसे करके, ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट क्या कहेगा मुझे? पॉइंट चार्ज हूं मैं, ऊपर जाओ, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहेगा? इधर जाओ। तो इधर जाऊंगा क्योंकि अलाउड किधर है? इधर। तो मैं, मुझे कौन लेके जाएगा? इसका कॉस थीटा ले जाएगा कि नहीं? साइन थीटा क्या हो जाएगा? बेकार, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता, बधा हूं। पक्का? ये आई लाइट, तो इसका भी ये वाला कंपोनेंट कहेगा कि इधर जाओ, और ये वाला क्या कहेगा? ऊपर जाओ। ये वाला फिर बात नहीं मानूंगा क्योंकि मैं अलाउड नहीं हूं इधर जाना। इसका मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में अलाउड है, बाकी तरफ अलाउड नहीं है। सुनाई दिया? ऑक्सीजन सफिशिएंट है ना कमरे में? देख लो, मुझे थोड़ा कम सांस आ रही इसलिए बोलो। बोलो बच्चों, बोलो। ऐसा कोई मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन तो सब जगह है ना, बोलो। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जरूरी नहीं है, वाइब्रेशन भी होगा तो चलेगा। जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, वाइब्रेशन तो होता है ना। बोलो बच्चों। तो कोई ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में चलना अलाउड है, उसके परपेंडिकुलर चलना अलाउड नहीं है, वो हर तरफ से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को लेगा तो, लेकिन जाएगा केवल एक तरफ से। पक्का? तो वहां से चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन खूब हर तरफ जंप मार के इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़े हर तरफ वाली, और मेरे ऊपर जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हर तरफ वाली, तो मैंने उस हर तरफ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके केवल एक तरफ मूवमेंट किया। किधर मूवमेंट किया? और मेरे एक तरफ मूवमेंट से जो नई वेव डेवलप हुई वो तो एक ही तरफ डेवलप हुई होगी, मतलब एक प्लेन में डेवलप हुई होगी। इधर से देखो तो इस प्लेन में डेवलप हुई, इधर देखो तो इस प्लेन में डेवलप हुई, ऊपर देखो तो इस प्लेन में डेवलप हुई कि नहीं? बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा ना। अरे पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जब अभी थोड़ी देर पहले बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जाएगा, तो केवल इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, चारों तरफ नहीं करेगा क्या? करेगा ना हर तरफ। बोलो बच्चों। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ डेवलप होगा, हर तरफ। तो जब ये ऑसिलेट होगा तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ऐसे वेरी करेगा, इधर की देखो तो ऐसे वेरी करेगा, इधर की वेरी देखोगे तो ऐसे वेरी करेगा, करेगा कि नहीं? तो ऐसे उस इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ चलेगी कि नहीं? लेकिन सब के सब कैसे चलेगी? वर्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किधर होगा? वर्टिकल। किधर होगा? भले ही डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन कैसा होगा? वर्टिकल। अरे बोलो, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे भी हो, उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा? वर्टिकल। यानी हम कहेंगे कि चाहे जो लाइट देखो सब पोलराइज्ड है, बोलेंगे कि नहीं? बोलो। तो इस इलेक्ट्रॉन को आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा इधर जाओ, उधर जाओ, चारों तरफ जाओ, लेकिन वो गया कहां? केवल एक तरफ। तो जब वो एक तरफ गया तो उसके एक्सेलरेशन से, क्या होने से? एक्सेलरेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वो एक लाइन में डेवलप, एक प्लेन में डेवलप हुआ। डेवलप हुआ कि नहीं? बोलो। इस प्लेन में डेवलप हुआ ऐसे, इस प्लेन में डेवलप हुआ ऐसे, होगा कि नहीं? किसी भी प्लेन में देखोगे तो एक डायरेक्शन में रहेगा ना। बोलो बच्चों। आई कैसी लाइट? अनपोलराइज्ड। कैसी आई? अनपोलराइज्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या कर दिया उसने? पोलराइज्ड।
ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? हाँ बोलो, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? पोलराइजर। क्या कहते हैं? ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो वेरिएशन हो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, एक डायरेक्शन में अलाउड हो, यानी वो एक डायरेक्शन में मूव कर पाए, वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब तो करेगा हर तरफ वाली, लेकिन लेने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो उससे निकल के आएगी उसका वेरिएशन केवल एक तरफ होगा, यानी उससे निकल के आने वाली लाइट का वेरिएशन कैसा होगा? एक तरफ। सुनाई दिया? ऐसे मटेरियल को पोलराइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या होता है पोलराइजर? समझ में आ गया? बोलो बच्चों। हो गया थर्ड। अब सुनना अगला पॉइंट। तो समझ गए क्या होता है पोलराइजर? समझ में आ गया? प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? समझ में आ गया? पोलराइजर समझ में आ गया? बोलो। पोलराइजर की मेन प्रॉपर्टी समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये खेल किसका है? कौन खेल रहा है ये खेल? ये खेल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन खेल रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो एनर्जी लेके और एक्साइटेड स्टेट में जाके और वापस आ रहा है। तो ये खेल कौन रहा है? पक्का? अब सुनना, तुम बताना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आई, तुम्हें दिख रही है आती हुई, और उसकी छतरी दिख रही है ऐसे, छतरी मतलब सॉरी मतलब लाइट इधर से आई, लाइट इधर से आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ऐसे होगी कि नहीं चारों तरफ? बोलो बच्चों। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया तो वो किधर भागेगा? ऊपर नीचे भागेगा कि उस प्लेन में कहीं भी भागेगा? सुनाई दे रहा है सबको? मुझे बताना चाहता हूं, सुनाई दे रहा है? लाइट ऐसे आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन होगा ये होगा ना। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर गई तो उस पर फोर्स किधर लगाएगी? इसी प्लेन में कहीं लगाएगी, तो वो इसी प्लेन में कहीं भागेगा। बोलो बच्चों। इस प्लेन में भागेगा, और इस प्लेन में भाग के चाहे जिधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कैसे भी जाए, तुम यहां से देख रहे हो तो तुम्हें कैसे जाता हुआ दिखेगा? 3D में कि 1D में? 2D में, 3D में, 1D में, किस में जाता हुआ दिखेगा? तुम ऐसे दिख रहे हो, एकदम तुम्हारी आंखों के प्लेन में है ये लाइन, तुम्हारे आंखों के प्लेन में है, तो कैसे दिखेगा? 1D दिखेगा ना कि 2D दिखेगा? ऊपर से देखते तो किस में दिखता? 2D में। ऊपर से देखते तो किस में दिखता? लेकिन तुम उसी के प्लेन में देखोगे तो क्या दिखेगा? 1D। और 1D दिखेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर 1D में मूव करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में प्रोड्यूस करेगा? 1D में ही करेगा। अरे बोलो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन यही होगा ना? ये कैसा दिख रहा है? तो पोलराइज की अनपोलराइज की? प्लेन पोलराइज क्या? पोलराइज, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। बोलो बच्चों। आराम से। तो कौन समराइज करेगा मेरे लिए कि अभी अभी मैंने क्या समझाया? इसको कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। क्या कहते हैं इसको? कोई मीडियम है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से आ रही है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, सॉरी लाइट, हाँ लाइट आ रही है, मैंने 2 बार 3 बार गलत कर बोल चुका हूं। लाइट आ रही है, उस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हर तरफ किधर है? परपेंडिकुलर टू लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ले रहा है वो किधर ले रहा है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ले रहा है ना। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर एनर्जी ले रहा है, उसके कारण उसका जो मूवमेंट हमेशा एक प्लेन में है। किस में है? अगर उस प्लेन में ही तुम देखो, प्लेन में अपनी आंखों को लाके देखो, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक प्लेन में दिखेगी। कहीं और से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और दिखेगी, प्लेन में नहीं, 2D में दिखेगी। दिखेगी कि नहीं? ऐसे देखोगे तो, मतलब ऐसे देखोगे तो तुम यहाँ पे देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं भी होगा ना, तो 2D में दिखेगा। इसमें दिखेगा, लेकिन तुम उसी के प्लेन में आके देख रहे हो। सुनाई दे रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? उसी के प्लेन में आके दिख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक प्लेन में दिखेगा। इसका मतलब कि अगर तुम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हो तो तुम्हें लाइट जो दिखेगी वो क्या दिखेगी? प्लेन। क्या दिखेगी? और इसको कहते हैं स्कैटरिंग बाय पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। समझ गए? अगर कोई कहे कि एक्सप्लेन पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो तुम्हें क्या समझाना है? क्लियर हो गया? बोलो। ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट वन, एक मोटा सा ग्लास स्लैब ले लो, ग्लास स्लैब इतना मोटा। तो एक ग्लास स्लैब इनफाइनाइट पतले पतले लेयर से मिलकर बना हुआ मान सकते हो?
बोलो, ये लार्ज नंबर ऑफ थिन लेयर्स के का बना हुआ मान सकते हो। मैंने ऊपर से लाइट को ऐसे डाला, ऐसे परपेंडिकुलर, तो लाइट को एकदम परपेंडिकुलर ऊपर से ऐसे डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी बच्चों? इसके परपेंडिकुलर था कि नहीं? ऐसा ऐसे थी ना एकदम लाइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, लाइट ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर थी, था ना? तो वो एक ग्लास के प्लेन में, एक थिन प्लेट ले लो ग्लास की, उस प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको किधर मूव कराएगा? उसी प्लेन में मूव कराएगा, कराएगा कि नहीं? उस प्लेन में भी क्या तुम्हें लगता है कि हर तरफ इक्वली मूव कराएगा? तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ना कुछ कहीं तो किसी रास्ते में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड और किसी डायरेक्शन में इजीली जा सकता है इलेक्ट्रॉन? बोलो, अगर तुम्हें अभी तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर दे तो तुम भागोगे किधर? चढ़ के कूद के भागोगे या इधर से भागोगे? रास्ता इधर, कैसे कूद के भागोगे? सबके सब सामने, समझे कि नहीं मैंने क्या बोला? अरे भाई रास्ता इधर है तो इधर से भागोगे ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन है मेटल के बैठे बने हुए हैं, अभी डंडे से मैं शुरू हो जाऊं तो सब कैसे भागेंगे? कूद के भागेंगे। क्यों कूद के भागेंगे? इधर से रास्ता है तो उधर से भागेंगे ना सब। एक दो लोग जब खाली हो जाएगा तो कूद के भाग सकते हैं, सब बैठे तो कैसे भागेंगे? सुनाई दिया? यानी एक तरह से रास्ता अलाउड किधर है तुम्हें? बेंच की तरफ। बेंच के ऊपर से अलाउड है क्या? तो बेंच के ऊपर से कैसे भागोगे? अलाउड ही नहीं है। अरे तुम्हारे तो हाथ पांव है, इलेक्ट्रॉन है भैया वहां पे, वो तो उधर ही भागेगा जिधर वो अलाउड है ना? तो अगर, तो सुनो, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली आएगी और वो कह रही है कि इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, चार तरफ जाने के लिए, लेकिन तुम किधर जाओगे? इधर अलाउड है कि नहीं? तो अगर ये एक लेयर है क्या कहते हैं ग्लास की, तो इस एक लेयर में जो लाइट पड़ी उसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक तरफ हुआ कि नहीं? केवल ज्यादा, कुछ उधर उधर भी हुआ मान लेते हैं, लेकिन ज्यादा किधर हुआ? एक तरफ हुआ। पक्का ना बच्चों? क्या लगता है थोड़ा सा पोलराइज हुआ कि नहीं? यानी थोड़ा सा बाकी एनर्जी खत्म हो गई, केवल एक तरफ की एनर्जी बचे कि नहीं? समझा पाया? अब ये अगले लेयर में जाएगी तो थोड़ा और कम हो जाएगी, और ऐसे ऐसे ढेर सारी लेयर्स में जाके एक डायरेक्शन वाली सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म, और एक डायरेक्शन वाली बच जाएगी। एक डायरेक्शन वाली बच जाएगी, बाकी सब खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं? नहीं समझे? कम समझ में आया? आराम से। तो ये याद मान लो स्लैब है ना, स्लैब, और तुमने यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से तुमने जो लाइट भेजी, वो देखो इधर कैसे भेजी, ये दिख रहा है? कौन सी भेजी है? पोलराइज, अनपोलराइज, सॉरी, डॉट दिख रहा है ना? अनपोलराइज है ना? जब नीचे आएगा तो क्या तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा कम हो जाएगा और ये उतना ही रहेगा? एक तरफ अलाउड है, और नीचे आएगा तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा, और ये, अरे भाई एक तरफ कम हो गया, एक तरफ जाना अलाउड है, तो क्या ऐसा कुछ होगा? और जैसे जैसे नीचे जाओगे ये वाला कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होते होते यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा खत्म। लेकिन ये वाला तो बच जाएगा ना? क्यों बच जाएगा? क्योंकि एक तरफ अलाउड है, मान लेते कि इधर अलाउड है। अगर पूरा उतना नहीं बचेगा तो कुछ तो बचेगा, दोनों एक साथ खत्म हो गए ऐसा जोड़ी नहीं है ना? बोलो बच्चों। तो पूरा एक तरफ का पूरा खत्म होगा पहले, और एक तरफ का बच जाएगा। जब एक तरफ का बच जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज। क्या कहेंगे? फिर से सुनो, ये कौन है? स्लैब। कौन है ये? स्लैब। और ये उसमें ये लाइट आ रही, तो ये क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? और रिफ्रैक्शन होने पे कई लेयर्स में जाने के बाद क्या बन जा रहा है, क्या हो जा रहा है? पोलराइजेशन। तो टॉपिक का नाम बताओ, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। पक्का? क्या कहते हैं इसको? याद हुआ? छोटी बात, छोटी मोटी लो, हो गया ना? इससे पहले क्या पढ़ा था? उसमें क्या खास बात था? लाइट के आने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनों को इस प्लेन में भगा रही है, और हमें इलेक्ट्रॉन का केवल एक डायरेक्शन में ही चलना नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसलिए हमें एक ही डायरेक्शन में, मजा नहीं, मतलब वैसा नहीं बना, समझ गए? इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। क्लियर हुआ? इसको कहते हैं पोलराइजेशन बाय, पक्का समझ में आया? तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ओके 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 ओके। अब सुनना, ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है,
अब यहां से एक लाइट ऐसे आई, कौन सी लाइट है भाई ये? हाँ बोलो बोलो, कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है ना, अनपोलराइज्ड लाइट। तुम जानते हो कुछ पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, और कुछ रिफ्रैक्ट होगा अगर ये क्या है, दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव कितना है बच्चों? म्यू डी, म्यू डी रिफ्रैक्टिव डेंसर मीडियम का, और म्यू आर रेयर मीडियम, ऊपर रेयर से डेंसर में आ रहा है। तो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या? देखो जरा उस शीशे पे देखो, तो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखेगा, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखेगा, बाकी उधर का दिख रहा है। थोड़ा रिफ्लेक्शन क्यों दिख रहा है? इसका मतलब कुछ लाइट कहीं से आ रही तो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाके चली जा रही है ना। तो हमेशा किसी भी सरफेस से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट क्या होता है? रिफ्रैक्ट। सुनाई दिया क्या बच्चों? अब सुनना, जब देखा गया ये कि जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल 90 होता है, कितना होता है? 90। जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो कुछ ऐसा होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ऐसे ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, अरे बोले ये लाइट प्रोपगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रही है कि नहीं? आ रही है ना। इन सारी लाइट का ये वाला कॉम्पोनेंट उधर से देखने पे एक प्लेन में दिखेगा ना, और सबका ये वाला कॉम्पोनेंट इधर चला जाएगा, और वो इधर से देखने में प्लेन में नहीं दिखेगा, वो तो चार तरफ आता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। सुनाई दिया? फिर से सुनो, लाइट ऐसे आ रही है, बोलो बच्चों, और ये उसका क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है ना। अब इसके तुम क्या देख रहे हो? इधर इधर देख रहे हो, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर है, तो सभी का एक कॉम्पोनेंट इधर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे वैरी करा रहा है, और सभी का एक कॉम्पोनेंट इधर जो नीचे जा रहा है। तो ये जो कॉम्पोनेंट अंदर नीचे जा रहा है वो पार्शियल पोलराइज हो गया। क्या हो गया? जबकि ये कॉम्पोनेंट जो ऊपर जा रहा है वो केवल एक डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि इसका सभी का ये वाला कॉम्पोनेंट केवल एक डायरेक्शन में दिखेगा। तुम्हें इधर से देखोगे तो एक प्लेन में दिखेगा। किसमें दिखेगा? समझे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कॉम्पोनेंट एक प्लेन में दिख रहा है सबको, मतलब तुम उधर से देखो तो प्लेन में दिख रहा है बस। सुनाई दिया? सुनाई दिया? और सब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी जा रहा है उसका ये वाला कंपोनेंट क्या दिख रहा है? वो तो सामने वाले को चार तरफ दिख रहा है, तो इधर से देखने वाले को इधर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ दिख रही है, जबकि इधर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक प्लेन में दिख रही है। सुनाई दिया क्या? आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में बट गई, सामने वाले को पूरा दिख रही है हर तरफ, जबकि इधर से देखने वाले को केवल एक प्लेन में दिख रही है। तो ये कौन है बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड। और ये कौन है? पार्शियल। कुछ अलग हो गया ना, पार्शियल पोलराइज्ड। सुनाई दिया? इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इससे पहले क्या था? और ये क्या है? रिफ्लेक्शन। सुनाई दिया? सांस आ रही है? आ रही है सांस? सोच लो। ठीक है, समझ में आया अभी तक चैप्टर सारा? बोलो बच्चों। अच्छा, ओके ओके, रुको, क्या हुआ बताओ? कोई दिक्कत? फिर से इसको देखते हैं। ये लाइट रिफ्लेक्टेड है, ये लाइट रिफ्रैक्टेड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। और मेरी लाइट कहीं यहां से ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये रिफ्रैक्टेड है। इसका म्यू डी है और इसका म्यू आर है, और ये नॉर्मल है। कौन है ये? नॉर्मल। क्या तुम्हें पता है रिफ्लेक्टेड है तो ये आई है, तो ये भी आई ही होगा, आर। ये तो पता ही है ना। अरे एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आई इक्वल टू आर होगा कि नहीं? और ये कितना है बच्चों? ये 90 है, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस आई, 90 माइनस, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, है ना। तो आर रिफ्रैक्टेड
मतलब जैसे भी आर रिफ्रैक्टेड, क्या ये सही है? आर रिफ्रैक्टेड कितना हो गया? 90 माइनस आई, क्योंकि ये आई है। सुनाई दे रहा है? देख लो, चेक कर लो सुनाई दे रहा है कि नहीं। मैं सुनाई देने का मतलब कान की बात नहीं कर रहा हूं, दिमाग को सुनाई दे रहा है? सुन लो आराम से। आई गई, आई इक्वल टू आर, और ये 90 है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस आर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, देख रहे हैं? अब स्नेल्स लॉ क्या कहलाता है पता है? थोड़ा सा ये तुम जानते हो ना, मैं ट्रैक के से रास्ते से हट के थोड़ा पढ़ा रहा हूं, तो कुछ चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेगी। तो स्नेल्स लॉ बहुत आसान है याद करना। म्यू सबका अच्छा दोस्त है, स्नेल्स लॉ है, समझ गए? म्यू सबका ये स्नेल्स लॉ है, याद रहेगा? म्यू सबका अच्छा दोस्त है, ये स्नेल्स लॉ है। म्यू वी के साथ अच्छी दोस्ती है, और ये दोस्ती हमेशा चलती रहती है, कांस्टेंट रहती है। म्यू लैम्डा के साथ अच्छा दोस्त है, नहीं लैम्डा के साथ नहीं, साइन थीटा के साथ अच्छा दोस्त है। किसके साथ? हाँ, लैम्डा के साथ नहीं होता, लैम्डा अलग है। अच्छा भाई, लेकिन लैम्डा के साथ भी सही है। म्यू इनटू साइन थीटा क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। और अभी जो लिखा था वो भी सही है, गलत कर दिया आपने, समझ गए? म्यू सबका अच्छा दोस्त, वेलोसिटी का भी, साइन थीटा का भी, और लैम्डा का भी। हमने देखा था ना, लैम्डा जो है सी अपॉन म्यू हो जाता है, मतलब ये कांस्टेंट है, सी नहीं कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू हो जाता है ना, म्यू इन मीडियम, वही आराम से। लेकिन अभी हमें जो जरूरत है वो ये है, ये हटो, ये हटो, ये तो मैंने इसलिए रटा दिया कि तुम रटा दो, समझ गए? अब बताओ, म्यू इनटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, है ना? तो यहां का म्यू कौन है बच्चों? म्यू आर। वहां पर साइन कौन है? यहां पे म्यू कौन है? म्यू डी। वहां पे साइन कौन है? 90 माइनस। और साइन 90 माइनस क्या होता है बच्चों? कॉस। ये कौन है? साइन आई। तो साइन आई बाई कॉस आई क्या होता है? टेन आई। टेन आई, अरे बोलो, इक्वल टू म्यू डी बाई, अरे कुछ समझा पाया हूं? डिवेस्टर्स लॉ, क्या कहते हैं इसको? डिवेस्टर्स लॉ। यानी पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, सॉरी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का यूज करके हम किस एंगल पे भेजे, किस एंगल पे भेजे कि लाइट क्या हो जाए? पोलराइज हो जाए। कौन सी वाली? रिफ्लेक्टेड। इसको बताने के लिए हमारे पास कौन है? ब्रीवेस्टर्स लॉ। बताओ क्या बोला मैंने? लाइट को किस एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भेजें कि जो रिफ्लेक्टेड है वो पोलराइज हो जाए। फिर से बोलो, लाइट को किस एंगल पे भेजे, यानी इंसिडेंट रे, कि लाइट रिफ्लेक्टेड क्या हो जाए? पोलराइज हो जाए। दैट एंगल इज कॉल्ड आईपी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन वाला टाइप का, समझे कि नहीं? तो इसको आईपी कह देते हैं। आई इज कॉल्ड आईपी। अरे बोलो बच्चों, आई इज कॉल्ड आईपी, यानी वो एंगल जिस पे लाइट आएगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाएगी। सुना कि नहीं? पर क्या कहते हैं इसको? ब्रीवेस्टर्स लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं? तो अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, बाकी तो आसान है। समझ गए ब्रीवेस्टर्स लॉ? लास्ट चैप्टर का लास्ट। अब एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एनर्जी।
यानी अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट की एनर्जी की बात कर रहे हैं। सही है? तो ये कौन है जो, ये कौन है? कौन है ये? अनपोलराइज्ड लाइट, यही ना? विथ इंटेंसिटी I know. Unpolarized light with intensity. सही है? को हमने एक पोलराइजर, किससे? पोलराइजर से पास करा दिया। किसे पास करा दिया? तो पोलराइजर में क्या, व्हाट इज पोलराइजर, क्या बोला था मैंने? एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एक ही डायरेक्शन अलाउड है, कि एक ही डायरेक्शन में चलोगे नहीं तो नहीं चलोगे। तो इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उधर ही तो लाइट को बाकी उसके बाद भेजेगा। तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? यानी आने वाली लाइट इस तरफ अलाउड है, बाकी तरफ अलाउड नहीं। तो अब यहां से आगे जब जाएगा तो अब ये लाइट केवल ये वाली बच जाएगी, है कि नहीं? ये बच जाएगी ना बच्चों, और ये वाली गायब हो जाएगी। या दूसरे वर्ड में कहे तो ये दो, अगर दो, एक वर्टिकल और एक डॉट से रिप्रेजेंटेड है, इसका मतलब कि एक्चुअल में ये चार तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस हमने रिजॉल्व कर दिया था। याद है ना, शुरू में बताया था, चार तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दो डायरेक्शन में क्या कर दिया? रिजॉल्व। तो अगर ये है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में है कि चार तरफ है? चार तरफ। याद आएगा? तो चार तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को खा गया और एक तरफ केवल भेज दिया। सुनाई दिया? बोलो बच्चों। तो चार तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड खा गया। तो अब ये दिक्कत की बात है, आराम से ये समझ में आ गया सबको? ये तक समझ में आ गया? तो इसको हमने कहा पोलराइजर। क्या कहा हमने? पोलराइजर। सुनना, पोलराइजर मतलब अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर दिया। याद आएगा? अब ये जो पोलराइजर लाइट, पोलराइज्ड लाइट है, उसको आराम से इसी के पैरेलल अगर मैं रख दूं तब तो एज इट इज सारा निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उधर ऑसिलेट कर रहा है और उधर अलाउड है। निकल जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चों। और अगर मैं इस एक्सिस को घुमा के इधर रख दूं तो, परपेंडिकुलर रख दूं तो, बोलो बोलो, अगर उस एक्सिस को घुमा के उसके परपेंडिकुलर रख दूं तो इसका कंपोनेंट जाएगा, और इसका कंपोनेंट कितना होगा? कॉस 90 क्या होता है? इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, यानी लाइट जीरो दिखेगी उधर। यहाँ पे कोई लाइट नहीं जा पाएगी क्योंकि सबके सब कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। बोलो बच्चों। अच्छा, और कहीं और रखा दिया तो, किसी और एंगल पे रख दिया तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सुनाई दिया? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइज्ड लाइट से, पोलराइजर से पास करके आती है तो एक डायरेक्शन में लाइट आ जाती है, और उसके बाद फिर से पोलराइजर एक और रख दोगे, एक और पोलराइजर, तो ये पोलराइजर हमें बताएगा कि वो पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड। अगर मैं इसको घुमाऊं तो पोलराइजर के बाद आने वाली लाइट के सामने पोलराइजर रख के अगर मैं उसको घुमाऊं तो एक टाइम आएगा जब इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। क्या होगी? होगी ना? अब क्या होगी? कम 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 जीरो होगी कि नहीं? बढ़ते 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 मैक्सिमम, घटते 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 जीरो, यानी एक चक्कर में दो बार मैक्सिमम, दो बार समझे? मिनिमम। यही ना? अब हम कह सकते हैं कि जो लाइट आई थी इसके ऊपर वो पोलराइज्ड है। अरे बोलो। यानी जो लाइट आई थी वो पोलराइज है, तभी तो ऐसा हुआ। अनपोलराइज लाइट अगर आएगी और उसको घुमाओगे तो इंटेंसिटी कम होगी क्या? नहीं। अनपोलराइज लाइट के सामने पोलराइजर रख के घुमाओगे तो इंटेंसिटी कभी कम नहीं होगी, क्योंकि अभी सबका ये वाला कंपोनेंट जा रहा है, तो ऐसा कर दोगे तो सबका ये वाला कंपोनेंट जाएगा, ऐसा कर दोगे सबका ये वाला कंपोनेंट जाएगा, इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अंतर जोड़ में समझ में आया?
क्या पढ़ा अभी हमने? बोलो, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर पे गिराने से क्या होगा और पोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर पे गिराने पे क्या होगा? तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर पे डालने पे क्या होगा? चाहे जैसे भी घुमा दो, इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम। इनिशियल के बराबर नहीं, सेम रहेगी। बस कितनी रहेगी बताता हूं। और पोलराइज्ड लाइट को जब फिर से पोलराइजर पे गिराओगे तो 100% 2 बार 0 और 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। आएगी ना? इसलिए ये एनालाइजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि एनालाइज कर लिया कि लाइट आज जो आई है वो पोलराइज्ड है। बोलो बच्चों, इसलिए इसको पोलराइजर ना करके क्या कहते हैं? एनालाइजर। पोलराइजर भी कह सकते हो लेकिन एनालाइजर कहते हैं। याद रहेगा? अब सुनना, यहां पे इंटेंसिटी अगर आई है या एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड कितना है? अब देखना आराम से, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। और हमारा जो अलाउड है एक्सिस वो ये है। ध्यान से, ये एक्सिस ऑफ अलाउड है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउड है। सुनाई दिया? और ये ऐसे आ रहा है तब तो ये पूरा ही चला जाएगा बाहर, वो रोकने वाला है क्या? और ये जो आएगा वो कितना जाएगा? cos थीटा। एम्पलीट्यूड का क्या जाएगा? अगर ये जाएगा तो भी उसका क्या जाएगा? जो भी है उसका क्या जाएगा? सभी का क्या जाएगा? यानी जितने भी वेक्टर, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका क्या जाएगा? cos थीटा। और जब सबका cos थीटा जाएगा तो cos थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। थीटा वेरिएबल है ना? अरे बोलो। और जब थीटा वेरिएबल है तो एम्पलीट्यूड ए अगर आ रहा है तो ए का क्या जाएगा? cos थीटा। तो इंटेंसिटी कितनी जाएगी? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल। ए स्क्वायर जाएगी ना इंटेंसिटी? कहां जाएगी? कितनी जाएगी? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल जाएगी इंटेंसिटी। जाएगी कि नहीं? पक्का ना बच्चों? तो इंटेंसिटी जाएगी ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी के। तो आराम से आराम से आराम से, यहां पे एम्पलीट्यूड ए है तो एक नहीं है ना, बहुत सारी है ना वेव तो यहां पे। तो यहां पे एम्पलीट्यूड कितना आएगा? ए cos थीटा, जहां पे थीटा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। जहां पे थीटा इज वेरिएबल है कि नहीं बच्चों? बोलो बोलो, है कि नहीं? और यहां पे इंटेंसिटी अगर आई है, इंटेंसिटी कितनी है? आई है। तो यहां पे इंटेंसिटी आई, अगर आई नॉट है, इसको आई नॉट कह देते हैं। आई नॉट है तो इसका आई नॉट का cos स्क्वायर थीटा क्यों कहोगे? क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रश्न होता है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर जाएगा कि नहीं? और ये cos थीटा अगेन क्या होगा? वेरिएबल। cos थीटा क्या होगा? थीटा इज वेरिएबल। तब सुनिए मेरा, यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुनना, यहां तक समझ में आ गया? ओके। तो इसका मतलब न्यू इंटेंसिटी आई विल बी आई नॉट cos का थीटा, और थीटा एक नहीं है, बहुत सारा वेरिएबल है ना, का क्या? एवरेज। क्यों? क्यों? क्योंकि ये थीटा नहीं है, थीटा तो इनफाइनाइट है, तो सबका एवरेज लेना पड़ेगा ना हमें। अरे बोलो। यस। अगर किसी पार्टिकल, एक कंटेनर में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की कुछ है, और मैं पूछूं कंटेनर में वेलोसिटी क्या है, तो तुम क्या लोगे? उसका एवरेज। ऐसे ही cos थीटा इंटेंसिटी की ये वैल्यूज है और थीटा वेरिएबल है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? उनका एवरेज। और जब इसका एवरेज लोगे तो आई नॉट तो कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई नॉट बाई 2। cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, डालो। sin स्क्वायर थीटा की भी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, डालो। पक्का? चलो अब स्टोरी पूरी कर दो। अनपोलराइज्ड लाइट of intensity I naught, when passed through a polarizer the intensity becomes I naught by 2, क्योंकि वेरिएबल cos थीटा होता है। कैसा रहता है? याद रहेगा? कचरा होता है, हर साल आ रहा है, और बता रहा हूं परेशान हो जाओगे अगर ध्यान नहीं दिया तो। हर साल आता है, हर साल ये छोटा सा पॉइंट, चाहे बोर्ड में चाहे सभी जगह।
और बच्चे परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी जो बोला है, ये थीटा वेरिएबल है। थीटा क्या है? अब जरा सुनना, ये क्या है? फॉर अनपोलराइज्ड लाइट। क्या करेगा? विल पास, नहीं क्या देखो, फॉर अनपोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू, बोलो, पोलराइजर, यही ना? सुनाई दिया? अब देखना दूसरा क्या हो सकता है, बताओ क्या लिखूं अगला पॉइंट? अगला पॉइंट बताओ क्या लिखूं? अरे बोलो रे यार। व्हेन पोलराइज्ड लाइट, यही ना? पास थ्रू, हाँ, पोलराइजर कहते हो, या इसको हम क्या कहते हैं? एनालाइजर। है ना? तो when polarized light pass through polarizer, जिसको हम कहते हैं एनालाइजर। अब इसमें और पिछले वाले में क्या अंतर है देखना जरा। इसमें जो लाइट आ रही है बच्चों, वो केवल एक तरफ है, हर तरफ नहीं है, केवल एक तरफ। यानी एम्पलीट्यूड अगर ए है तो केवल एक तरफ है, बस। है कि नहीं? एक तरफ है ना, कि हर तरफ है? नहीं, वो तो ऑलरेडी पोलराइज होके आ गई है, और मैंने उस आने वाली डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पे एक्सिस रख दिया है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। किसी एंगल पे रख दिया है एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, और दोनों बीच का एंगल कितना है? कुछ अल्फा मान लेते हैं, थीटा ऊपर रख चुके तो अल्फा। तो जो अब यहां से आएगा वो कितने एम्पलीट्यूड का आएगा? a cos थीटा होगा कि नहीं एम्पलीट्यूड? बोलो बच्चों, या ए नॉट है तो ए नॉट का क्या रहेगा? ये cos थीटा। क्यों? और ये थीटा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। पिछले वाले में क्या था? क्योंकि एक नहीं लाखों आ रही थी और सबका कॉम्पोनेंट ले रहे थे, यहाँ पे तो एक ही आ रही है, तो ये कांस्टेंट है। अंतर समझ में आया? गलती कहां होगी? यहीं पे होगी, उसमें और इसमें कंफ्यूज जाओगे। वो बहुत सारी लाइट है और सबका कंपोनेंट आ रहा है तो थीटा वेरी कर रहा है, जबकि यहाँ पे एक लाइट है, केवल एक लाइट, और वो आ रही है तो थीटा वेरी नहीं करेगा। सुनाई दिया क्या बच्चों? ओके, आराम से आराम से। तो इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बोलो, इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? आई नॉट cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी कि नहीं? अल्फा है क्या? वो अल्फा है ना? अल्फा अल्फा, क्योंकि स्क्वायर के प्रश्न होता है ना, इसका मतलब आफ्टर when a polarized light of intensity I naught pass through analyzer, क्या होगा बच्चों? न्यू इंटेंसिटी will be I equal to I naught cos square alpha, where alpha is angle between axis of polarization of polarizer and analyzer, यही ना? पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के एक्सिस का एंगल। सुनाई दिया कुछ? अरे बोलो, अब बता दो तो काम बन जाए। देखना, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, सही? एक एनालाइजर से आ रही है जिसका ये एक्सिस है, पक्का? कितना एम्पलीट्यूड आएगा मान लो ए, और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाई टू। यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहाँ पे कितनी आएगी? आई नॉट बाई टू जाएगी कि नहीं? अब देखना, इसके सामने एक और एनालाइजर लगा दिया, इसके परपेंडिकुलर। कैसे लगा दिया? उसके परपेंडिकुलर, ये वाला डायरेक्शन ये वाला है और इसके परपेंडिकुलर लगा दिया 90 पे।
तो यहां से कितना निकलेगा इंटेंसिटी, जीरो निकलेगा कि नहीं, पक्का जीरो निकलेगा। अब वो बोल रहा है कि अगर एक और पोलराइजर यहां बीच में डाल दिया, एक और जो इससे थीटा एंगल पे डाल दिया, कितने एंगल पे डाल दिया, तब यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा निकलेगा कि नहीं। और एक्सिस क्या हो जाएगी, अब नई एक्सिस ये हो जाएगी ना, बोलो बच्चों। और ये एंगल कितना है, तो इसके एक्सिस से वो एंगल कितना हो जाएगा, तो अब जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये नहीं कोई और निकलेगा, क्या, आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर 91 थीटा sin स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, ये इंटेंसिटी हो जाएगी न्यू। बहुत जबरदस्त पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार बार बार। बस ये किस एंगल पे टीचर रखें कि जो इंटेंसिटी है वो आधी हो जाए, इसका मतलब ये वैल्यू टोटल इंटेंसिटी का आधा हो जाए। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे आई नॉट रखा है, उसके बाद आई नॉट बाई 2, तब जाके उससे कम, याद रखा ना। पक्का समझा पाया हूं, ये समझा पाया हूं सारा खेल। इसको कहते हैं ये वाला, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मैलस, लॉ ऑफ मैलस। तो दो लॉज है इसमें चैप्टर में, मैलस एंड ब्रिगेसियस लॉ। बाकी कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो खत्म, समझा पाया ये वाला पॉइंट कि फिर से एक बार बताओ। अनपोलराइज आई नॉट, पोलराइज आई नॉट बाई 2, पहले से पास करने पे cos का थीटा, दूसरे से पास करने पे sin का थीटा, क्योंकि एक से एंगल थीटा बनेगा, दूसरे से 90 माइनस थीटा बनेगा। शर्त ये है कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90। पक्का ना, बस यही क्वेश्चन। और एक दो रख देगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे भाई सबसे क्या एंगल बन रहा, सब्सिक्वेंटली चलते चले जाओ। पक्का ना, क्या मेरे पास something डिफ्रेक्शन बच गया है, डिफ्रेक्शन बहुत कम दिया है पोलराइजेशन। तो ये देखो, चलो जल्दी जल्दी पढ़ लो तो बच्चों, फास्ट फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लो। एक लंबी स्ट्रिंग की बात कर रहा है, उसको होल्ड करके एक तरफ ऑसिलेट करा रहा है, तो ये जो ऑसिलेशन है उसमें मॉलिक्यूल का मोशन हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो जाएगा। ऐसी वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। पढ़ते जाओ। उस वेव को किस इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है ये सब। चलो हो गया ना, उधर पढ़ लिए ना, किस इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, और ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर ये दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स, और ये दोनों एक डायरेक्शन में तो ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये सब जो भी पढ़ते जाओ, पेरिस ओमेगा इज एम्पलीट्यूड एंड जो भी। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है लॉन्ग वाई डायरेक्शन है, वही सब बताया कि ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बात किया है। किसका बात किया है, ट्रांसवर्स नेचर, सही ना। सिंस ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं ना, द वेव इज आल्सो रिफर्ड एज लीनियरली पोलराइज्ड, के लिए एक तरफ मूव कर रहे हैं ना। मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है तो क्या कहेंगे, लीनियरली पोलराइज्ड, यानी स्ट्रिंग का वेव जो है हमेशा लीनियरली पोलराइज्ड होता है स्ट्रिंग पे वेव, क्योंकि वो तो एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये लीनियरली पोलराइज करेगा। खत्म, आगे पढ़ते जाओ जल्दी से, आगे से जल्दी से पढ़ते जाओ। Further string always remain confined to xy plane, है ना, and therefore it is also referred as a plane polarized। समझ में आ गया सबको, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा है ना। करते जाओ
इसी मैनर में एक्जेक्ट प्लेन में कोई है तो ये मूवमेंट किधर हो रहा है वेव का एक्स में, और पार्टिकल का मूवमेंट किधर हो रहा है जेड में। तो एक्स में मूवमेंट हो रहा है और पार्टिकल का मूवमेंट जेड में, तो ये भी तो पोलराइज है। बोलो बच्चों, पढ़ते जाओ जल्दी से। लीनियरली पोलराइज्ड वेव और ट्रांसवर्स वेव है ना, वो सब वही जो पता है वही बार बार बोलेगा, पढ़ते जाओ जल्दी से बस। अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है? इफ द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस रैंडमली, है ना, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम चेंज कर रहा है ना, इधर उधर इधर उधर, तो ऐसे वेव को क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड वेव। तो इसे वर्ड्स में क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कहीं भी हो जाए तो क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड। समझ पाए हम क्या? डिस्प्लेसमेंट विल बी रैंडमली चेंजिंग। डिस्प्लेसमेंट विल बी रैंडमली चेंजिंग का मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस आएगा तो एक तरफ जाएगा, फिर दूसरा उसके बाद भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, उसके साथ भी हो सकता है। तो जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो एक टाइम पे ही चारों तरफ हो जरूरी नहीं है, अभी ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जाके एक साथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, लगातार कंटिन्यू जा रहे हैं आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मतलब लाइट का मूवमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक साथ चारों तरफ हो जरूरी नहीं है, थोड़ी देर में इधर थोड़ी देर में इधर थोड़ी देर में इधर हो तो भी चलेगा, तो भी अनपोलराइज कहलाएगा। पक्का ना? तो आगे लाइट वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो भी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। इवन मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड वेव। क्या कहेंगे इसको? सिंपल बोराइड के यूज से हम इसको डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। प्लास्टिक लाइट शीट जैसे हम लोग एक्सरे जहां जिससे होती है, एक्सरे वाली जो मिलती है प्लास्टिक, हम लोग कई बार तुमने देखा होगा कि कभी सन को देखना हो तो उसको लगा के देखते हैं, है ना? बोलो, है ना? सोलर इक्लिप्स में कुछ लोग देखने की कोशिश करते हैं तो उसको एक कई लेयर मोड़ देते हैं और फिर देखते हैं साफ साफ दिखता है, वो पोलराइजर। क्या है वो? वही बोल रहा है। प्लास्टिक लाइट शीट्स, प्लास्टिक लाइट शीट्स पोलराइजर इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में ज्यादा अलाउड होता है, बाकी डायरेक्शन में अलाउड नहीं होता। यानी लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मैं बस सेंटेंस बोल रहा हूं, तुम लोग देख लेना। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलोंग द चेन